Okay, now after the structure of the anterior abdominal wall and the 9 layers of the anterior abdominal wall structures, after the skin and superficial fascias 2 layers and then 3 muscles layers, and then last will be actually the facial layers, and inside will be the parietal peritoneum. Parietal peritoneum, which will be in fact is the last layer before you reach the fluid, before you reach the cavity that is filled with the fluid, and that is called the peritoneal cavity. उसको हम peritoneal cavity कहते हैं. उसको हम abdominal cavity भी कह सकते हैं. And that is filled with abdominal fluid, you call it the peritoneal fluid. वो कुछ peritoneal fluid मौजूद होता है, normally मौजूद होता है. But due to certain conditions, if the peritoneal fluid excessive amount is accumulated in the abdominal cavity or the peritoneal cavity, तो हम इसको कहते हैं ascites. जैसे उन्होंने आप सुना होगा इसके पेट में पानी भर गया है, ऐसे आपने सुना होगा. तो this is ascites. This happens due to many conditions. वो चल के देखेंगे आगे. लेकिन इस कैविटी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इस कैविटी तक पहुंचने का रास्ता है giving incision to the anterior abdominal wall. अगर आप फॉर एग्जाम्पल मिडलाइन इंसिशन ले लेते हैं यहाँ से, कहाँ? जहाँ लीनिया एल्बा है. आपको पता है यहाँ लीनिया एल्बा जहाँ ये साइट है, मीडियन प्लेन जो है हमारा, उस जगह पर हमें कोई मसल्स नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल 3 मसल्स they fuse together and they will interdigitate with the same 3 aponeurosis from the other side. और क्योंकि इन एपोन्यूरोसिस के बीच में मौजूद होती हैं हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स आल्सो, लेकिन रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स भी उनके मीडियल बॉर्डर से एक दूसरे को टच नहीं करते. तो इसका मकसद है कि जो मिड लाइन है ये खासी सेफ है, लेस वेस्कुलर है, ब्लीडिंग भी कम होगी, और इस जगह से हम इंसिशन दे के, अगर हम ज़िफाइड प्रोसेस से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस तक इंसिशन दें और इसको खोलें तो ये दरवाजे की तरह ऐसे खुल जाएगी. और जैसे ये दरवाजे की तरफ खोलेंगे, वो पूरा जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो स्प्लैश करके बाहर बह जाएगा. ऐसा ही होगा ना, ज़ाहिर है. जब आप दरवाज़ा जो खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये सारा जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा. ये फ्लूइड थोड़ी ना कोई सिर्फ भरा हुआ है कैविटी के अंदर. कैविटी के अंदर, इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मौजूद है एब्डोमिनल विसरा, आर्गन्स मौजूद हैं. आर्गन्स ख़ास तौर पे पेरिटोनियल कैविटी को जो अकोमोडेट करते हैं, जो उसको फिल करते हैं ना, ज़्यादातर आर्गन्स वो होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के आर्गन्स. आपको पता है कि सिस्टम बनता है आर्गन्स के कॉम्बिनेशन से, कन्फ्लुएंस से और उनके कोऑर्डिनेशन से बनता है सिस्टम. और फिर बहुत सारे सिस्टम्स जुड़ के फिर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन है, जैसे दूसरे ऑर्गन. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे. तो यहाँ इसकी हम पहले ऑर्गेनाइजेशन देखें कि ये अरेंजमेंट है कैसे. अब इसको यहाँ पर आप देखें, ये जो डायग्राम इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो, इस डायग्राम को देखिए. हमने क्या किया है, यहाँ इंसिशन दी है और एब्डोमेन की वाल को ओपन किया है. अब देखिए ये वाल ओपन हो गई है और ये सबसे अंदर का लेयर देख रहे हैं आप, ब्लू कलर का, क्या है ये? पैराइटल पेरिटोनियम है. और ये जो थिकनेस देख रहे हैं इसमें 9 लेयर्स आ गए, स्किन से लेके यहाँ तक. और इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा? फ्लूइड भरा है, और ये सारे विसरा भरे हुए हैं. जिसे ही आप ओपन करेंगे ना, सबसे पहले आपको ये एक लेयर मिलेगा जिसमें फैट भरा हुआ है. अंडरस्टैंड? ये एक और फैट का लेयर. अब आप यहाँ से देखें, फैटी लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशा, ये भी एब्डोमेन में देखा आपने. फिर आपने एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट भी देखा है, और अब आप अंदर पेरिटोनियल कैविटी में भी फैट देख रहे हैं. ये आगे चल के आपको बताएंगे कि ये फैट क्या है. अब इस ये फैट जो पूरा है यहाँ, ऐसे नहीं कि ये फैट है, ये एक बिल्कुल एक शीट है, ब्लैंकेट है, जैसे यूँ समझ लें. इस ब्लैंकेट को आप हाथ पकड़ के ऐसे उठा सकते हैं आप. इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़. और जैसे इसको उठाएंगे तो आपको सारे विसरा बिल्कुल नेकेड नज़र आएंगे. ख़ास तौर पे ये सेंट्रल पोर्शन में नज़र आएगा आपको स्मॉल इंटेस्टिन्स, और ये साइड से नज़र आ रहे हैं आपके ये लार्ज इंटेस्टिन है. और इसके साथ साथ ऊपर ये स्टमक भी है, और स्टमक को आधे से ज़्यादा घेरा हुआ है लिवर ने.
और इसके ऊपर है आपका अम्ब्रेला, वो है डायफ्राम, जो इसको सेपरेट करेगा ऊपर लंग से, थोरेक्स से। अब इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये डायग्राम, ये थोड़ा सा आप ओवरऑल इसको देखें तो हम एक एक आर्गन को लेते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ से आप, ये पूरा लिवर है, लिवर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और ये आर्गन्स और देख रहे हैं यहाँ पर, ये अंडर द रिब्स 9, 10th एंड 11th रिब के अंडरनीथ यहाँ पर मौजूद है स्प्लीन। और फिर ये लार्ज इंटेस्टीन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टीन का एक पोर्शन है, नाम इसका सीकम। फिर ये कोलोन है, ये भी कोलोन है ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग है। फिर ये एस शेप्ड सिग्मॉइड कोलोन है, आखिर में ये रेक्टम और फिर एनल कैनाल। और इसमें ये इंटर हो रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टीन, जहाँ से हमने काटा हुआ है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टीन इस पूरे सेंट्रल रीजन को भर देता। और ये स्मॉल इंटेस्टीन जहाँ से हम देख रहे हैं, और स्मॉल इंटेस्टीन आगे से कंटिन्यूस हो जाएगा विद द स्टमक, और स्टमक कंटिन्यूस होगा विद द ईसोफेगस, और ईसोफेगस जुड़ा होगा फेरेंक्स के साथ, और फेरेंक्स माउथ के साथ। तो माउथ से लेके ये पूरा एनस तक का ये सफ़र जो है, ये सारा का सारा कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, या उसको मैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी कहते हैं। और वो कनेक्टेड है कुछ लार्ज ग्लैंड्स के साथ, उसमें से एक बड़ा ग्लैंड है ये लिवर, और एक ये है पेंक्रियास। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ये कुछ और देख सकते हो आप, ये स्मॉल इंटेस्टीन है, ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर और क्लियर देखें, क्योंकि सी दिस ईयर लिवर, और ये इसोफेगस का ये थोड़ा सा पोर्शन, हार्डली हाफ एन इंच, ये एब्डोमेन में होता है। एंड मोस्ट ऑफ द इसोफेगस ट्रेवल्स विद इन द थोरैक्स, एंड सम पार्ट ऑफ द इसोफेगस विल बी इन द नेक आल्सो अंटिल द फेरेंक्स स्टार्ट्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये ये एक पाउच सा, मस्कुलर पाउच ऑन द बैक ऑफ द माउथ, बैक ऑफ द नोज और बैक ऑफ द नेक इवन, ये उसको फेरेंक्स कहते हैं। और फेरेंक्स आखिर में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इसोफेगस, और ये इसोफेगस will travel little bit in the neck, and then most of the esophagus will travel across along the thorax until it will pass through the diaphragm, और फिर आ जाएगा ये स्टमक के साथ कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये एब्डोमेन के अंदर वो बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट, ये 10 इंच का पूरा जितना भी है, ये पूरा ये मौजूद होगा थोरैक्स में, और थोड़ा सा नेक में भी। और इसके साथ आप देखें, ये स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से कट लगा के यहाँ तक कट लगाया है, ये पूरा यहाँ से उठा के बाहर फेंका है। ये तकरीबन यूँ समझ लो कि ये 20 फीट लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी इस दीवार से लेके उस दीवार से भी बाहर तक स्मॉल इंटेस्टाइन है जो यहाँ से काटा है। तो ये सेंट्रल पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन भर देगा, कॉइल्स होंगे इसके, और ये यहाँ से स्टफ हो जाएगा, और दैट इज इंटरिंग इनटू द सीकम पोर्शन। ये सीकम है, और सीकम के बाद असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स यहाँ से काटा है, फिर ये डिसेंडिंग है, और इसके बाद सिग्मॉइड कोलॉन, ये रेक्टम और ये एनल कैनाल, और इसी के साथ यहाँ पर फिर ये जुड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये लिवर भी थ्रू द बाइल डक्ट, और यहाँ से उठा के यहाँ से रिमूव किया है इसने पेंक्रियास, तो पेंक्रियास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दो बड़े ग्लैंड्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड हैं वाया देयर सेपरेट डक्ट्स। ये पूरा जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये आप यहाँ से देख सकते हो कि ये है ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी के पीछे ये हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं फेरेंक्स। until the pharynx will continue into the pharynx will not continue into the larynx. larynx में continue होगा, लेकिन वो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि सेम pharynx से दो रास्ते जाते हैं, एक थ्रू द larynx into the trachea
और दूसरा फेरेंक्स विल कंटिन्यू इनटू द एसोफेगस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये फेरेंक्स है, तो फेरेंक्स का एक रास्ता यहाँ से भी जाएगा, लेकिन ये रेगुलर रास्ता यहाँ से होगा। दिस इज एक्चुअली द फेरेंक्स। ये फेरेंक्स ये है, फेरेंक्स का एक रास्ता वाया लेरेंक्स इनटू द ट्रेकिया, और एक रास्ता जो होगा वो इसोफेगस में, और इसोफेगस कनेक्ट हो जाएगा लिवर के साथ। और देखें यहाँ से आप ये लिवर है, और लिवर अपनी डक्ट के साथ कनेक्टेड है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट जिसको हम कहते हैं। और ये देखें एक और डक्ट है जिसको यहाँ से हम पेंक्रियास के साथ, ये पेंक्रियास, ये पेंक्रेटिक डक्ट है। पेंक्रेटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट ये सेपरेट सुराख नहीं बनाती, ये कंबाइंड होके जाते हैं। तो दिस विल बी एक्चुअली, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो लिवर है, और लिवर के साथ फिर कनेक्ट होता है हमारा गॉल ब्लैडर भी। ये ओवरऑल अरेंजमेंट है इनकी। अब इस ओवरऑल अरेंजमेंट में ये सारे आर्गन्स आपको एक एक करके करने हैं, और उनमें जो सबसे पहला आर्गन ये आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज नाउ द पेंक्रेटिक डक्ट। ये पेंक्रेटिक डक्ट ओपन हो रही है, और ये ऊपर से आ रही है बाइल डक्ट। सी अगेन, दिस इज स्प्लीन। और इसके बाद हम ऐसे ही चलते जाएंगे तो फिर हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक पहुंच जाएंगे। अब इन ऑर्गन्स को आपको करना है वन बाय वन। अब उनमें से जो ऑर्गन नंबर 1 आप देख रहे हैं वो है इसोफेगस। इसोफेगस अभी आपने देखा कि इसोफेगस ये जनरली आप यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं ना इसोफेगस की, तो देखें ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से जैसे पीछे आए ये है हमारा फेरेंक्स, और फेरेंक्स से जैसे हम नीचे जाएंगे, फेरेंक्स के हिस्से में ये जो लोअर पार्ट ऑफ फेरेंक्स है, इसके आगे तो होगा लेरेंक्स, लेकिन इसके बैक साइड से आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जा रहा है क्या, इसोफेगस। ये मस्कुलर ट्यूब है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम यू कैन से, द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये जा रहा है, एंड दिस विल बी एक्चुअली फेरेंक्स। ये टोटल जो है, टोटल इसोफेगस ये ऑलमोस्ट 10 इंच का होता है। ये 10 इंच, ये जैसे 12 इंच का फुट देख रहे हैं, तकरीबन इतना है। और इसका एक हिस्सा छोटा सा वो यकीनन नेक में है, और इसके बाद ये ट्रेवल करता हुआ फिर थ्रू आउट द थोरेक्स जाएगा, और थोरेक्स में आपको पता है थोरेसिक इनलेट से अंदर एंटर होगा, और ये मीडियास्टिनम में ट्रेवल करेगा। मीडियास्टिनम मैंने कौन सा, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम से ट्रेवल करने के बाद इट विल इंटर इनटू द डायफ्राम। और डायफ्राम में हमने आपको दिखाया था प्रीवियसली कि डायफ्राम में जो राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम होता है, वो राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, दिस इज द राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम। वो राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम से सुराख बनाएगा जिसको हम इसोफेजियल हाइटस कहते हैं, एंड दिस विल एक्चुअली पास थ्रू दैट। और जैसे यहाँ से आएगा, हार्डली अब एब्डोमेन में कोई आधा इंच होगा, उसके बाद एकदम से स्टमक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट रन्स इन द थोरेक्स हियर, और ये 10 इंच का, तो वो वहाँ पर हमने ज़्यादा किया, यहाँ इसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये एकदम से फिर स्टमक को यहाँ से काटा है, और ये आपको दिखा रहा है कि ये इतना है, थोड़ा सा जितना हिस्सा इसका आप देखें। तो दिस विल बी एक्चुअली दिस इज ग्रेटर पार्ट बीइंग इन द थोरेक्स हियर। तो राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम से ये एंटर होके ये हार्डली आधे इंच का ट्रेवल करेगा, आधे इंच की जर्नी है इसकी इन द एब्डोमिनल पार्ट। अब जो एब्डोमिनल पार्ट में यहाँ पर हम देखें तो ये जो हिस्सा है ना इसका इसोफेगस का, ये जो फेरेंक्स के एंड पे आता है, ये अब देखिए ये फेरेंक्स के जो मसल्स हैं ऊपर, ये बीच में, ये लास्ट के बाद ये छोटा सा हिस्सा कुछ 5% मुश्किल से फेरेंक्स का ये वाला जो मस्कुलेचर है ये ऑलमोस्ट राउंडेड, ये ऐसे सर्कुलर है। कौन सा, लास्ट हिस्सा, यानी पूरा जितने भी ये फाइबर्स आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी फेरेंक्स के मसल्स आप यहाँ पे देख रहे हो वो तो हैं ही, लेकिन जो लास्ट वाला जो पोर्शन है फेरेंक्स का ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है ऐसे, और ये हमेशा टाइटली क्लोज रहता है ऐसे बंद, यानी अलाउ नहीं करता कुछ भी इसोफेगस की तरफ जाने के लिए। नॉर्मली इस वक्त जब आप बैठे हुए तो ठीक है, तो ये यहाँ पर बंद होता है, ये एक स्फिंक्टर है, सबसे टाइट कंस्ट्रक्शन ये है, ये स्फिंक्टर है। तो इसका मकसद है कि माउथ से, नोज से जो भी चीज आएगी फेरेंक्स में, उसका रास्ता इसोफेगस की तरफ बंद होगा, तो रास्ता दूसरा यही है कि ये लेरेंक्स में एंटर हो जाएगा, तो खाना लेरेंक्स में एंटर हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप सांस ले रहे हैं, एंड व्हेन यू आर एक्चुअली ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के साथ ये नोज से, चाहे आप ओरल ब्रीदिंग ही क्यों न कर रहे हो, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ही क्यों हो,
आपका एयर जो होगा वो आएगा कहाँ, फेरिंक्स में। ये लोअर पार्ट ऑफ फेरिंक्स में जैसे आएगा, क्योंकि यहां पर ये स्फिंक्टर है, अपर इसोफेजल स्फिंक्टर, दैट इज टाइटली क्लोज्ड, तो एयर जा नहीं पाएगी आपकी इसोफेगस की तरफ। तो एयर कहाँ जाएगी, आपके लेरिंक्स में जाएगी, क्योंकि लेरिंक्स के दरवाजे खुले हुए होते हैं, और लेरिंक्स से फिर ये ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लंग्स में, और उसके जितने भी डायनेमिक्स होंगे वो लंग को, बड़ा बात नहीं करो अंडर से, तो वो लंग्स की तरफ चली जाएगी। लेकिन जिस वक्त आप सॉलो करेंगे, सॉलो करने के साथ लेरिंक्स क्लोज हो जाएगा और ये इसोफेजियल स्फिंक्टर ये ओपन हो जाएगा। तो सॉलोइंग के टाइम पर वो जो बोलस है, बोलस जो मुंह में आप खाना चबाते हैं, चबाने के बाद वो जो बॉल लाइक बनाते हैं उसको हम बोलस कहते हैं। तो वो बोलस जो है वो प्रोपेल किया जाएगा, टंग इसको पुश करेगी पीछे की तरफ। वो टंग जब उसको पीछे की तरफ पुश करेगी तो दिस विल कम इनटू द फेरिंक्स। और अब इस टाइम पर जब सॉलोइंग होगी तो आपकी ब्रीदिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त सब कुछ बंद हो जाएगा, इवन नोज तक बंद हो जाएगा। आप देखें, आप सॉलो करेंगे, आपका नोज से सांस लेना उस लम्हे बंद हो जाएगा। और जैसे आपका सॉलोइंग या डेग्लूटेशन जिसको हम कहते हैं, वो जैसे कंप्लीट हो जाएगी, फिर वही सिलसिला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सांस लेते हैं, सॉलो हम कभी कभी करते हैं, और उस कभी कभी में हम उस टाइम पर टेम्परली अरेंज करते हैं माउथ का खुलना, फेरिंक्स ऊपर, नोज बंद, नेजल कैविटी और ऊपर का पार्ट ऑफ द फेरिंक्स बंद। अब आपका सीधा रास्ता होगा माउथ, फेरिंक्स का ये हिस्सा, ओरोफेरिंक्स, और ऐसा नीचे जाएंगे तो ये वाला पार्ट ऑफ द फेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स, लोअर फेरिंक्स, एंड देन द इसोफेगस। अब ना तो लेरिंक्स की जरूरत है, ना ट्रेकिया की जरूरत है, यानी लेरिंक्स भी बंद, ट्रेकिया का कोई काम नहीं, नेजल कैविटी और ऊपर का फेरिंक्स, इसका कोई काम नहीं। अब सीधा सीधा वास्ता माउथ और इसोफेगस टू स्टमक। ये सिर्फ मोमेंटरीली उस वक्त, यहाँ पे सलाइवा सालो करके देखेंगे इतनी लम्हे तक, बस वो दिन में चाहे आप 1000 दफ़ा करते रहें, वो मोमेंटरीली ऐसे होगा, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आप सांस लेते रहेंगे। तो ये इसोफेगस का यहाँ इस तरीके से ये लोकेशन है, और ये आप पूरा देख रहे हैं यहाँ पर, ये पीछे की तरफ से कट करके आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे ओरल कैविटी है, और ये पूरा जितना भी देख रहे हैं ना, ये ब्राउन कलर का ये मस्कुलेचर है जिससे आपका फेरिंक्स बनता है। और इस फेरिंक्स के आगे ये जो कार्टिलेज जिससे ये जो स्टार्ट हो गया ना, ये लेरिंक्स है, और ये है हमारा ट्रेकिया, और ये पीछे जो है मस्कुलर ट्यूब, ये इसोफेगस है। अब यहाँ से हम ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो ये इस वक्त राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम से इसोफेगस एंटर होके ये स्टमक में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको हम कहते हैं इसोफेजल हाइटस। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोरेक्स में ट्रेवल करके एब्डोमेन में आते हैं, वो डायफ्राम से पास होते हैं, और डायफ्राम उनको पैसेज प्रोवाइड करता है बाय मीन्स ऑफ सर्टेन ओपनिंग्स, और उसमें से एक ओपनिंग जो है वो है इसोफेजल हाइटस। और ऐसी ओपनिंग एक और भी देखेंगे, जब आप देखेंगे ये एओर्टा, तो एओर्टिक ओरिफिस के नाम पे आएगा, और वहाँ से भी ट्रेवल होगा। और ऐसा इंफीरियर वेना के बाद जो नीचे से आती है केवल ओपनिंग, ये हमने डायफ्राम में आपको दिखाए थे। तो ये स्ट्रक्चर्स इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलते हैं, और ये हमारा स्टमक यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर, और ये डायफ्राम है, और डायफ्राम से ये है एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस। और ये ऊपर जितना भी आपने यहाँ पे देखा था अपर इसोफेजल स्फिंक्टर, ऐसा स्फिंक्टर नीचे भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब खाना खा लेते हैं, जब आप पूरा खाना खा के स्टमक का फुल करके अगर उल्टे लटक जाएं तो क्या मुंह से खाना निकल आएगा क्या? तो इसका क्या मकसद हो? इसका मकसद ये हो गया कि खाना जो स्टमक में जाएगा अब वो वापस नहीं आएगा। वापस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कोई स्फिंक्टर होता होगा। जब आप यहाँ पर स्फिंक्टर में हाथ डालते हैं ना यहाँ पर, तो वहाँ पर स्फिंक्टर बेसिकली क्या होते हैं, स्फिंक्टर आपको ऐसे मिलते हैं कि जैसे मस्कुलेचर जो है, अब अगर आप जीआईटी को देखें ना, पूरा जीआईटी इसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक पूरा जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जीआईटी के, उनका जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, हर जगह ऐसा ही, एक ही ट्यूब था, उससे ये डेवलप हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें किसी भी पार्ट को, मैं अगर फॉर एग्जांपल बनाऊं, जैसे इसोफेगस है, जैसे चलें स्टमक बना लें, अब अगर ये इसोफेगस है, ये आप स्टमक, ये स्टमक है, ये स्टमक की जो वाल है ना ये, और ऐसा यहाँ पर भी ये इसोफेगस की वाल है, ये जो स्टमक की वाल है, ये स्टमक की वाल को थोड़ा सा इसका टुकड़ा निकाल के यहां अगर हम पढ़ें और इसको एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो इसके वेरियस लेयर्स होंगे। एक लेयर तो वो होगा जो फूड को टच करेगा,
और जिस चीज़ को टच होती है, सरफेस होती है, उसको एपिथेलियम कहते हैं। तो सबसे अंदर जो होगा वो क्या होगा? एपिथेलियम होगा। एपिथेलियम के बाद एक और लेयर होगा, इसके बाद एक और, इसके बाद एक और करते हुए आखिर तक आप आ जाएंगे। ये लेयर्स हैं। ये सिर्फ स्टमक में नहीं, इसोफेगस में भी होंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वैसे ही होंगे, लार्ज में भी वैसे ही होंगे, हर जगह पर सिमिलर होंगे, लेकिन ज़ाहिर है फंक्शन डिफरेंट है तो उनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। अब इनको अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया कि इसको अगर इसको यहाँ करके थोड़ा सा मैग्नीफाई करें और सबसे अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो वो होगा एपिथेलियम। और एपिथेलियम के लिए ज़रूरी होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? एपिथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स चढ़े हुए हैं। वो जितने भी सेल्स होते हैं जीआईटी के, वो होते हैं कॉलमनर सेल्स। कॉलमनर यानी वो जो टाल सेल्स होते हैं। ये नॉर्मल बता रहा हूँ, उमूमन कैसे होते हैं, इनमें मॉडिफिकेशन होंगी हर जगह पर। ये क्या है? कौन से सेल्स हैं? कॉलमनर सेल्स। और ये किसके ऊपर रखे हुए हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये हर जगह टिपिकली ऐसा है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। जैसे इसोफेगस में कुछ मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर ये कॉलमनर सेल्स हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रखे हुए हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू का थिन सा लेयर है, जो अब यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा सा यहाँ पे हम बना रहे हैं। जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह आएंगी। तो इसका मकसद ये है कि ये एपिथेलियम किस पे रखा हुआ? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, इसको हम कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया, प्रॉपर लेमिना। ये लेमिना प्रोप्रिया है जो सपोर्ट दे रही है किसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन को और एपिथेलियम को। और एपिथेलियम क्योंकि एवेस्कुलर होता है तो जाहिर है इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी, और ब्लड वेसल्स में जो न्यूट्रिशन वगैरह आ रही होगी वो प्रोवाइड करेगी किसको? थ्रू डिफ्यूजन किसको? एपिथेलियम को। एपिथेलियम को ब्लड वेसल्स नहीं होती तो जाहिर है ब्लड वेसल्स रास्ते पे, दरवाजे पे लेके तो आएंगे ना, न्यूट्रिशन तो देनी है उसको। और ये हमें एपिथेलियम इस तरीके से मिलता है। और ये तीन स्ट्रक्चर्स को अगर मिलाएं ना आप, तो इसको हम कहते हैं म्यूकोजा। जिस आर्गन का हो ये म्यूकोजा। अगर इसोफेगस का हो तो इसोफेजियल म्यूकोजा, स्टमक का हो तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इंटेस्टाइन का हो तो इसी तरीके से। यहाँ पर ये अब यहाँ तो है ही। फिर ये लेमिना प्रोप्रिया के बाद आप थोड़ा सा इसको मस्कुलर सपोर्ट देंगे। अंडरस्टैंड? मस्कुलर सपोर्ट माने क्या? थिन सा लेयर होगा मसल का, ज्यादा थिक मसल नहीं होगा, थिन सा मसल होगा। ये लेयर होगा इस तरीके से यहाँ पर, ये थोड़ा सा, माने इतना थिक मस्कुलेचर नहीं है। ये मसल है स्मूथ मसल, जरूरत पड़ने पे ये कंट्रैक्ट करता है। अगर जरूरत पड़ने पे ये कंट्रैक्ट करेगा तो इसका असर म्यूकोजा पे क्या पड़ेगा? क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा क्या? तो इसका भी आपको आगे चल के फायदा होगा, ये बताता हूं क्या। अब ये म्यूकोजा को सपोर्ट दी किसने? मसल में। इस मसल को कहते हैं मस्कुलरस लेयर, और इसको हम कहते हैं यहां पर किसको सपोर्ट दे रहा है? तो हम इसको कहते हैं मस्कुलरस म्यूकोजी। जिसका दी मस्कुलरस म्यूकोजी, ये सपोर्ट दे रहा है किसको? इस म्यूकोजल लेयर को। उसके बाद एक बहुत ही रोबस्ट किस्म का कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है, बड़ा थिक। ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर कोलेजन है, इलास्टिक फाइबर्स हैं, इसके अंदर बहुत ब्लड वेसल्स हैं। किसके नीचे? लेमिना प्रोप्रिया, ये सब कुछ, और मस्कुलर इसके नीचे है। क्योंकि ये म्यूकोजा के नीचे है इसलिए इसको कहते हैं सब म्यूकोजा। ये हाईली वेस्कुलर है, दिस इज कॉल्ड सब म्यूकोजा। पूरी जीआईटी में लेयर्स इसी तरीके से बने हुए हैं। ये सब म्यूकोजा है। इतना कुछ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा सब लगाने के बाद आप नीचे एक बहुत ही थिक मस्कुलेचर लेके आएंगे। एक और, पहले मस्कुलेचर ने किसको सपोर्ट दी?
म्यूकोजा को। अब सपोर्ट दे रहा है सबको, सब म्यूकोजा को भी, म्यूकोजा को भी सपोर्ट मिल जाएगी इतना। और ये जो मस्कुलेचर अब लेके आएंगे ना आप, ये मस्कुलेचर बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इनसाइड जो है अंदर की तरफ ये सर्कुलर होगा, इसमें 2 लेयर्स होते हैं, इनसाइड विल बी सर्कुलर मसल्स, ये मैं कट सेक्शन में दिखा रहा हूं। अगर किसी आर्गन में होगा तो कैसा होगा, राउंडेड होगा, सर्कुलर मसल्स, ऑब्लिक नहीं, आउटसाइड विल बी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये क्या है, ये मस्कुलर लेयर है। क्या मस्कुलर लेयर अंदर नहीं था क्या, अंदर भी था। वो जो अंदर वाला मस्कुलर लेयर है जिसका नाम हमने डाला था मस्कुलरस म्यूकोजी, इसको मस्कुलरस इंटरना भी कहते हैं, और इसको नाम इन दोनों को मिला के हम मस्कुलरस एक्सटर्ना भी कहते हैं, जिसमें इनर सर्कुलर है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल है। इतना कुछ करने के बाद आप पैक कर दें इसको, आप यहां पर एक थिन सा एक लेयर लगा दें और इसका नाम डाल दें पेरिटोनियम। आपसे पेरिटोनियम तो हम पहले भी कर चुके हैं। वो पेरिटोनियम वो था जो वाल के साथ अंदर अंदर लगा हुआ था, 9th लेयर, वो पैराइटल पेरिटोनियम था। और उसके बाद क्या आया था, फ्लूइड। और फ्लूइड के बाद जो विसरा आया, तो विसरा का कौन सा लेयर, सबसे आखिर वाला, सबसे लास्ट वाला जो लेयर हम देख रहे हैं बाहर से सबसे पहले, इसको कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो वाल का सबसे लास्ट लेयर पैराइटल पेरिटोनियम, विसरा का बाहर से सबसे पहला लेयर विसरल पेरिटोनियम, इसके बीच में फ्लूइड होता है। इसका मकसद है 2 पेरिटोनियल लेयर आपस में घिसते हैं और इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसका नाम पेरिटोनियल फ्लूइड है। और ये पूरे लेयर्स जितने भी आप यहां पे देख रहे हैं, जिसमें ये लास्ट आपने देखा ये पेरिटोनियम, कौन सा पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, ये विसरल पेरिटोनियम है। ये जितने भी देख रहे हैं ना आप लेयर, ये जो पूरा टुकड़ा मैंने काट के यहां पर इसकी माइक्रोस्कोपी आपको दिखाई है, ये इधर पीस लगा देंगे। तो दिस ऑल इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द GIT विसरा, दिस इज कॉल्ड द GIT विसरा। ये सारा पूरा जितना भी है ये इनका ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा है। अंडरस्टैंड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इसके लिए है यहां पर, ऑल GIT विसरा। ये सिर्फ इसोफेगस के साथ नहीं रिलेटेड, स्टमक में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये आप हमेशा याद रखें, ये हिस्टोलॉजी में भी काम आएगा। और ये जिस जिस जगह पर हम जाएंगे इसी की मॉडिफिकेशन होगी। ये मैंने आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे बताया, ये नहीं है कि हर जगह ऐसा ही है। लेयर्स की अरेंजमेंट सेम है हर जगह, लेकिन जैसे मैं इसको आप मैच कराऊंगा ना इसोफेगस के साथ, आप देखें ना इसोफेगस में ये वाली अरेंजमेंट में थोड़ा सा फर्क होगा, होगी यही। तो all will be like this also. इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लें आप यहां पे इसको। ठीक है, एपिथेलियम मोस्टली कॉलमनर, बिकॉज कॉलमनर एपिथेलिया आर मोर सिक्रीटरी, क्योंकि हमें GIT के अंदर उसके ल्यूमन के फूड के साथ मिक्स करना है क्या, सीक्रीशंस। इसलिए एपिथेलियम कैसा होगा, सिक्रीटरी होगा। और ये क्या ऐसा ही होगा या ग्लैंड्स बनाएगा, तो ये ग्लैंड्स बन, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां ग्लैंड्स बनाएगा, जहां नहीं होगी जरूरत वहां नहीं बनाए। उसके साथ जाहिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन का लाजमी होना है एपिथेलियम के साथ, फिर लेमिना प्रोप्रिया, इसी तरीके से मस्कुलर लेयर है, फिर सब म्यूकोजा है, उसके बाद 2 मस्कुलर लेयर हैं, जहां जरूरत पड़ी ना तो तीसरा मस्कुलर लेयर भी आ सकता है। और ऐसी बात होगी स्टमक में सिर्फ, हर जगह नहीं, वरना हर जगह यही है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। स्टमक में एडिशनल एक और आएगा, वो ऑब्लिक लेयर भी होगा, क्योंकि वो ज्यादा बैग लाइक है तो उसको सपोर्ट चाहिए, फिर 2 नहीं तीसरी भी, और उसके बाद आखिर में ये पेरिटोनियम हो गया। तो ये स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर को जहन में रख के आप आ जाएं इसोफेगस के साथ। तो इसोफेगस के अंदर जब आप अंदर जाएंगे तो ये इस वक्त आपको जो एपिथेलियम मिल रहा है कौन सा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। क्या इसोफेगस में आप सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम अफोर्ड कर सकते हैं?
अब यहाँ पर हम देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसोफेगस में जाते हैं तो इसोफेगस में जैसे हमने फूड को प्रोपेल करके फूड को अंदर इंटर किया, तो आप देखिए कि फूड जब आप देखिए सॉलो करें, जब से सलाइवा सॉलो करते हैं, प्रेशर देखिए कितने, और जैसे ये फूड जो होगा वो स्टमक में इसोफेगस में आएगा, वो इसोफेगस में एकदम से स्ट्रेच आएगी और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होगी, वो जोर से फूड आपका नीचे आएगा। वो नीचे अगर आएगा तो क्या स्टे करेगा कि स्टे नहीं करेगा ज़्यादा? ये एक तरह से क्या है, ट्रांजिट पीरियड है, ये स्टे नहीं करेगा, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। सिक्रीशन की कोई ऐसी ज़रूरत यहाँ है नहीं। प्रेशर अगर ज़्यादा है तो तुम्हें क्या सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम चाहिए कि यहाँ पर लेयर्ड एपिथेलियम चाहिए? समझ रहे? तो इसका मकसद है कि यहाँ पे तुम्हें लेयर्ड एपिथेलियम चाहिए, ये सिक्रेटरी नहीं, प्रोटेक्टिव चाहिए। इसलिए नेचर ने यहाँ पर तकरीबन वही एपिथेलियम दिया है जैसा तुम्हें स्किन में दिया है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्टमक में, इसोफेगस में एपिथेलियम कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ऐसा ही जैसे ये तुम्हारी स्किन का होता है। आप कहें यहाँ क्यों ऐसा? यहाँ इसलिए ऐसा है क्योंकि फूड जो है वो प्रेशर के साथ आता है, और फूड अगर कॉलमनर होगा तो उसको ऐसे इस तरीके से छलनी कर देगा वो। और जब भी कॉलमनर एपिथेलियम इसोफेगस में क्रिएट होता है, कोई ना कोई डिजीज हो जाती है एबनॉर्मली। स्क्वामस एपिथेलियम अगर कॉलमनर में कन्वर्ट हो जाए किसी डिजीज की वजह से, तो ये एक डिजीज है, और ये फिर इसोफेगस को नुकसान पहुंचाएगा, आगे चल के इवन कैंसर भी कर सकती है। तो एपिथेलियम के अंदर यहाँ पर हमने देखा कि एपिथेलियम, इस जगह पर एपिथेलियम कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। तो यू डोंट हैव द एपिथेलियम लाइक कॉलमनर एपिथेलियम, बट यू हैव स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगा और लेयर्ड एपिथेलियम। फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, लेमिना प्रोप्रिया होगा, उसका लेयर इनर सर्कुलर वगैरह वगैरह सब म्यूकोसा। और जैसे हम मस्कुलर लेयर में आएंगे तो इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। और ऐसा ही जब हम लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में पहुंचेंगे, तो मैंने बताया था ना आपको कि इधर एक स्फिंक्टर है कि नहीं है? तो इधर एक स्फिंक्टर मौजूद है। तो जहां एक स्फिंक्टर यहां पर आपको मौजूद मिलेगा लाइक दिस आल्सो। किस जगह? लोअर पोर्शन पर। तो लोअर पोर्शन पे, इतने लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में यहां पर मिलेगा क्या? एक स्फिंक्टर। तो यहां एक आपको स्फिंक्टर मिलेगा। तो स्फिंक्टर बेसिकली क्या होता है? स्फिंक्टर वो होता है जो मसल से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर। तो वो मसल कैसा होगा? यहाँ पर रेगुलरली जैसे पूरे इसोफेगस में है वैसा ही, या यहाँ आके वो थिक हो जाएगा? तो मसल क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, उसका टोन इंक्रीज हो जाएगा और वो टाइटली क्लोज हो जाएगा। तो जिस जगह पर भी आप हाथ डालते हैं ना, उस जगह पर जहां स्फिंक्टर मौजूद होगा वहां पर आपको बाकायदा क्या नजर आएगा? फील क्या होगा? अंदर कोई सख्त सी चीज फील होगी। वो सख्त क्या होता है? ये मसल होता है। और खास तौर पे स्फिंक्टर कौन बनाते हैं? इनर सर्कुलर मसल्स बनाते हैं। तो इसका मकसद ये है कि यहां अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो मुझे अंदर थिकन्ड स्फिंक्टर फील होगा कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको स्फिंक्टर फील नहीं होता। इसका मकसद है कि यहां पर एनाटॉमिक स्फिंक्टर नहीं होता, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं होता। अगर एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं होता तो क्या खाना जो है वो वापस आ जाता है? खाना वापस नहीं आता। इसका मकसद ये है कि यहां कोई फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म ऐसा है जिसकी वजह से फूड की रिगर्जिटेशन, फूड की रिटर्न रिफ्लक्स नहीं होती। इसको फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि द लोअर पार्ट ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, LES जिसको हम बोलते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, whether it is present anatomically or not, anatomically it is not present, it's not thickened musculature। तो यहाँ पर जो इनर सर्कुलर मसल है वो एक तरह से एक फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर का रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? जब आप खाना लेते हैं ना अंदर से, एक तो देखें कि आपका स्टमक और इसोफेगस में एंगल होती है, सीधा नहीं जाता है। ये देखें आप, ये और ये आपका स्टमक। अब देखें ये एक्सिस देखें और ये एक्सिस देखें, एक तो एंगल है, एंगल की वजह से भी फूड वापस नहीं आता, नंबर 1। दूसरा, इसोफेगस मोस्टली लाता है, मौजूद होता है आपके थोरैक्स में, जबकि स्टमक मौजूद होता है हमारे एब्डोमेन में। एब्डोमेन के अंदर प्रेशर होता है कम और यहाँ होता है प्रेशर ज़्यादा। तो अगर प्रेशर यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है तो कम प्रेशर वाला फूड ज़्यादा प्रेशर वाले इसोफेगस की तरफ जा नहीं पाएगा। तो ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंसेस आल्सो। और उसके साथ साथ जाहिर है इसोफेगस नैरो है, स्टमक वाइडर है, तो फूड को मजबूर भी नहीं करता पीछे जाने के लिए।
और फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर तो वहाँ है ही, इसलिए फूड कभी भी वापस नहीं आता अनटिल के ये फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर यहाँ इम्पेयर्ड हो जाए, ख़राब हो जाए। अगर ख़राब हो जाएगा तो जब भी आप खाना खाएंगे ना थोड़ा सा वापस भी आ सकता है, इसको रिफ्लेक्स कहते हैं। और जब रिफ्लेक्स होगा तो जो खाना खा रहे हैं और जो वापस आ रहा है, थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क होगा। जो खा रहे हैं वो तो खाना जो आपको पता है, जो वापस आ रहा है उसमें स्टमक का एसिड भी मौजूद होगा, क्योंकि वो अब स्टमक के अंदर आएगा और स्टमक का एसिड उसके साथ मिक्स होगा। अब जो थोड़ा सा भी वापस आया तो उसके अंदर एसिड मौजूद होगा। ईसोफेगस से जाने वाला खाना जो है वो तो ईसोफेगस को कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जो वापस आएगा वो उसको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो खाने उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ होगा, एसिड चढ़ा हुआ होगा। तो वो स्टमक में जो खाना थोड़ा सा भी वापस आ गया तो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस को इरिटेट करेगा और आपको एक बर्निंग किस्म की सेंसेशन फील होगी बिहाइंड द स्टर्नम। इधर आपको पेन फील होगा, इधर आपको बर्निंग फील होगी, एसिडिटी होगी, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी होगी। एसिडिटी क्यों फील होती है? क्योंकि ये एसिडिक कंटेंट जो है वो रिफ्लक्स करते हैं, रिफ्लक्स। तो ये सिर्फ रिफ्लक्स होगा कि अंदर इन्फ्लेमेशन भी होगी, तो हम उसको कहते हैं ईसोफेजाइटिस। किस किस्म की ईसोफेजाइटिस? इसको हम कहते हैं रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। का मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू द रिफ्लक्स ऑफ द स्टमक कंटेंट्स the food comes here into the lower part of esophagus and irritates and brings about and carries out here inflammation। तो उसको हम कहते हैं रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। और रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस किस वजह से, कहाँ से आया है फूड? ये स्टमक से। तो हम उसको कहते हैं गैस्ट्रो, किसमें? ईसोफेगस में, गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज। इसको गर्ड भी कहते हैं। ये जो मुन आप कहते हैं ना कि ये मुझे एसिडिटी हुई है, ये बेसिकली गर्ड कहलाती है। और इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ का स्फिंक्टर जो है वो क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। वो स्फिंक्टर बेसिकली यहाँ पर कोई एनाटॉमिक स्फिंक्टर नहीं, ये हमेशा याद रखना, ये पूछा जाता है। लेकिन ऊपर आपने देखा था ना ये लोअर अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, वो तो बिल्कुल टाइटली जबरदस्त स्फिंक्टर है। कहाँ? फेरेंक्स के लास्ट में, ईसोफेगस के टॉप पर, जो आपके सॉलोइंग के टाइम पर सिर्फ खुलता है और फूड को नीचे जाने देता है। तो जी जी जी, जो वोमिटिंग होती है उससे, वोमिटिंग के साथ ये होता है कि वोमिटिंग में ये जितने भी आपके जीआईटी के ऑर्गन्स होते हैं, ये आपको पता है कि नॉर्मली ये कैसे काम करते हैं। नॉर्मली ये काम ये करते हैं कि जो फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसके बाद उसके अंदर मूवमेंट्स शुरू हो जाती है, इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स खाने को आगे बढ़ाती हैं, कार्डली एनल कैनाल की तरफ बढ़ाती हैं। लेकिन जब वोमिटिंग होती है तो ये पेरिस्टाल्सिस उल्टी चलती है। ये उल्टी, वोमिटिंग को उल्टी क्यों बोलते हैं? उल्टा आता है ना, इसलिए। तो ये किस तरीके से होती है? ये उल्टी होती है, माना ये रिटर्न होती है। इसको हम एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यानी आपके वो खाने के जो पार्ट्स होते हैं, वो जो स्टफ होता है, वो जो आगे बढ़ना चाहिए ये पीछे की तरफ आता है। और जब पीछे की तरफ आता है तो प्रेशर स्टमक में बढ़ता है, और जब स्टमक में बढ़ता है तो ये जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर तुमने देखा था ये रिलैक्स हो जाता है और खाना जो है ये ईसोफेगस से होकर मुंह से निकल आता है। और ये सारा सिलसिला कंट्रोल कौन करता है? ये सारा सिलसिला आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, क्योंकि वहाँ एक वोमिटिंग सेंटर होता है। अंडरस्टैंड? दिस का दी वोमिटिंग सेंटर देयर आल्सो, वो उल्टा करता है यहाँ पर, और इस तरीके से वो खाने वापस है, क्योंकि ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वजह क्या है? वजह ये है कि अंदर जीआईटी के अंदर कुछ हार्मफुल एजेंट्स आ गए हैं और बॉडी उनको एक्सपेल करना चाहती है। तो कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है यहाँ पर। तो आप देखिए वोमिटिंग तब होती है जब कोई इन्फेक्शन, तो वो बैक्टीरिया को बाहर निकालना चाहता है। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। और ये जैसे फूड, मैंने बताया, जैसे ही फूड इसोफेगस में जाएगा पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और इवन ग्रेविटी भी उसको हेल्प करेगी। इसलिए कहते हैं ना कि कोई खाना खाना चाहिए लेट के नहीं खाना चाहिए। आप उठ के खाएं, उठ के खाने से क्या होगा? ग्रेविटी भी उसको फैसिलिटेट करेगी खाने को। तो दिस विल एक्चुअली बी लाइक दिस आल्सो। स्टमक का, इसोफेगस का फंक्शन तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि किस तरीके से। अब इन सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, उनकी ब्लड सप्लाई, उनकी वीनस ड्रेनेज, उनकी नर्व सप्लाई और उनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये मैं एक साथ कराऊंगा। आप एक एक ऑर्गन की ब्लड सप्लाई अलग से ऐसे नहीं करेंगे, हम एक साथ करेंगे। जैसे मैंने आपको पूरी लिम्फ करा देता हूँ और ब्लड सप्लाई में एक साथ कराता हूँ, इसमें भी हम एक साथ कराएंगे। वजह इसकी ये है क्योंकि एक ही बड़ी ब्लड वेसल आएगी
वो पूरे ऑर्गन्स को एट अ टाइम सप्लाई करेगी, उसकी अलग अलग ब्रांचेस। ये नहीं कि एक ब्रांच को याद करके बैठ जाएं फिर अगला पार्ट आए तो एक और ब्रांच याद करें, ये तरीका नहीं है। आप सीधा सीधा एक ही आर्टरी को उठाएंगे और उसको फैला देंगे उसकी ब्रांचेस को। अब कोई ऑर्गन ऐसा नहीं बचेगा जिसकी सप्लाई मिल न सकी हो, तो इसके टुकड़े टुकड़ों में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब द सेकंड पार्ट ऑफ योर द सेकंड ऑर्गन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम आर द एब्डोमिनल ऑर्गन्स में से, एब्डोमिनल विसरा में सेकंड ऑर्गन आपका ये है, इट इज स्टमक। अंडरस्टैंड, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन यहां देख सकते हो आप, ये कहां है मौजूद? ये ऑलमोस्ट यहां मौजूद है, जो 9 रीजन्स में, जिसमें से ये मिडिल पोर्शन जो आपने यहां पे देखा था, 9 रीजन्स जो आपने यहां पे किए थे, तो यहां इस जगह है ये, माने अपर 3 जो पार्ट्स आपने किए थे उसका सेंट्रल पोर्शन, इसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। गैस्ट्रियम वर्ड स्टमक के लिए होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक, गैस्ट्रियम स्टमक के लिए। तो हम इस रीजन को कहते ही हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ये जरूरी नहीं एपिगैस्ट्रिक है, एपिगैस्ट्रिक के अलावा ये थोड़ा सा अम्बलाइकल रीजन में भी जाएगा, और ये ऑलमोस्ट रफली जे शेप्ड ऑर्गन है। Upper end is connected with the esophagus and the lower end connected with the small intestine. जब भी हम कोई गंदी चीज खाते हैं ना, बाहर कंटेमिनेटेड चीजें जब खाते हैं और हम कहते हैं ना कि यार इसको गैस्ट्रो हो गया है, बोलते हैं ना ऐसे, इसको गैस्ट्रो हो गया है, ये गैस्ट्रो नहीं होती, ये होती है गैस्ट्रोएंटराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स टुगेदर, और इससे मोशंस भी शुरू हो जाते हैं, डायरिया भी और वोमिटिंग भी। ये उमूमन क्या? ये उमूमन कोई गंदी चीज़ बाहर से खा के आ गए आप, और उसमें बैक्टीरिया होंगे, कंटेमिनेशन। तो वो जब आप उमूमन खास तौर पे ट्रेवलिंग जब करते हैं ना, तो लोग ख्याल नहीं करते, पानी भी गंदा पी लेते हैं और खाना कहीं से भी खा लेते हैं, ढाबे से भी खा लिया, ये भी खा, आप अंदाज़ा लगाएं। ये जो बाहर ढाबों पे खाने मिलते हैं या जो ठेलों पे खाने मिलते हैं, जो बड़े शौक से आप खाते हैं, वो कैसे होता है? वो इनका बड़ा सा तवा होता है, उसके ऊपर चीज़ें पड़ी होती हैं, साथ में गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, ऊपर मिट्टी भी लग रही है, ये सारी सुबह से रखी हुई हैं, वो शाम तक वहाँ पे पड़ी हुई हैं। वो शाम को आके बड़ी आप टेस्टी ज़बरदस्त आपको ये पका के दे देते हैं, उस पर पता नहीं कितने बैक्टीरिया उसके ऊपर चढ़े हुए। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है, वो इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, जिसकी वजह से आपको कुछ होता नहीं है, लेकिन ये हर कोई आदमी हजम नहीं कर सकता ऐसी चीज़ें। तो फिर क्या होगा? जब अंदर जाएगी तो वो फिर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, एनीथिंग रिलेटेड द इंटेस्टाइन, तो हम तो उसको कहते हैं इंटेस्टिनल। लेकिन अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर उसको इंटेस्टिनलाइटिस नहीं कहते, उसको इंट्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्राइटिस। तो उसको आप यहां पे इंट्राइटिस कहेंगे। अब हम स्टमक में पहुंच रहे हैं। अब देखिए स्टमक कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक में आपने पहुंचाया इस वक्त क्या? खाने का वो हिस्सा जिसको हम बोलस कहते हैं, एंड दैट विल कम हियर। अब क्या कहते हो? खाना जैसे अंदर आ गया, क्या ये वापस जा पाएगा? स्टमक स्ट्रेच करेगा, और स्ट्रेच करने के साथ, स्टमक स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करने के साथ वो क्या करेगा? पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी किस मसल्स की वजह से होगी? वो जो आउटर मैंने दिखाया था, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। जो सर्कुलर है उसकी मूवमेंट देखें कैसे होती है। क्या ये आगे बढ़ने में मदद करेगा कि ये मिक्सिंग में मदद करेगा? ठीक है ना। और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होते हैं, वो प्रोपल्जन में मदद करेगा। तो इसका मकसद है कि दो मूवमेंट साथ साथ हो रही होती हैं इंटेस्टिन्स और स्टमक के अंदर, एक मिक्सिंग मूवमेंट और दूसरी आपके मिक्स क्या करना है। देखो मिक्स क्या करना है, आपने वो जो बोलस अंदर डाला है फूड का, अब इसकी जो वाल है किसकी? स्टमक की, उस पर क्या लगा हुआ है? एपिथेलियम। तो एपिथेलियम सीक्रेट करना शुरू करेगा सीक्रेशंस। जब आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद ऑलमोस्ट कोई 800 ml, लगभग कोई 1 लीटर सीक्रेशंस आपके खाने में शामिल हो जाती हैं। ये क्यों कहा जाता है कि जब आप खाना खाएं तो
भूख खत्म करने तक खाना न खाएं, भूख खत्म होने से पहले ही खाने से हाथ खींच ले। वजह क्या होती है इसकी? ये वजह ये होती है कि जो खाना आपके स्टमक में पहुंचा है उसमें 1 लीटर सीक्रेशन और शामिल होनी है जो आपने बाहर से नहीं ली है, तो उसके लिए गुंजाइश छोड़ें। क्योंकि आप खाना खाते हैं इतना कि इसोफेगस भी भर जाए, उसके बाद आप कहते हैं कि अब भूख भी जो है, पेट भर के खाना खाएं। माएँ शुरू से ही उन्होंने हमारे दिमाग में डाला हुआ है, बेटा पेट भर के खाना खाना, पेट खाली रख के खाना खाओ। माएँ कहती पेट भर के, पेट भरा आपने? हाँ पेट भरा, स्टमक तक इसोफेगस भी आधा भर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसमें 1 लीटर फ्लूइड और आना है, ये हम भूल गए हैं क्योंकि हमने बाहर से लिया नहीं ना। ये अंदर नेचर उसमें शामिल करेगी, उसके अंदर क्या होगा? सीक्रेशंस होंगी, और जब सीक्रेशंस उसमें अंदर शामिल होंगी तो क्या सिर्फ शामिल हो जाएंगी कि उसके अंदर मिक्स होंगी? वो जब मिक्स होंगी उसके अंदर, तो वो अब खाना जो होगा हमारा वो बोलस नहीं रहेगा, वो पेस्ट हो जाएगा। इस पेस्ट को कहते हैं काइम। तो बोलस की शक्ल में ये काइम आ गया और ये सारा कुछ स्टमक में बनेगा। बेटा बात नहीं करो, ये क्या तरीका क्या है? ये बच्चे तो नहीं हैं आप यहाँ। ये चीज़ें फिर आखिर में देखें, आखिर में क्वेश्चन आते हैं, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। इसकी वजह ये है, उस वक्त अगर आप देखें जब काम हो रहा होगा ना, ये क्लास और घर में पढ़ना, क्लास में पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये ऐसे ही है जैसे अलग से नमाज़ पढ़ना और बाजमात नमाज़ पढ़ना। क्लास एक मस्जिद की तरह है, समझ लें। यहाँ आते, घर में भी आप किताबें तो घर में भी पढ़ी नहीं, पर यहाँ यूनिवर्सिटियों की क्या ज़रूरत है? पर घर में बैठ के पढ़ें। तो यहाँ फालतू में इतनी बिल्डिंगें, ये फलां, ये टीचर वीचर, क्या ज़रूरत है फिर? वजह इसकी ये है कि यहाँ आप पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान से सिर्फ सुनेंगे ना, तो ये घर पे जाके वो पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा आपके। यहाँ के आपस में बातें करना, ये बातें करने के लिए फिर आधा घंटा आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें वहाँ भी हो सकती हैं। यहाँ कौन सी आप यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही होगी, ऐसे फालतू की बातें, वो थोड़ा सा तफरीह करके आप बाहर भी कर सकते हैं। क्लास में सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और ख़ुद वो जो ध्यान लगा के बैठे हैं उनका भी बड़ा गरक कर देते हैं आप। तो यहाँ पर ये स्टमक के कंटेंट्स, स्टमक की सीक्रेशन उसके अंदर शामिल हो जाएंगी, तो ये काइम बन जाएगा। डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाएगी। वैसे तो माउथ में ही शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ इधर शुरू होगी। तो इसका मकसद है कि वाल से क्या आएगा? वाल से सीक्रेशंस आएंगी। तो वाल से सीक्रेशन आएंगी तो तुम्हें एपिथेलियम भी सीक्रेटरी चाहिए। यहाँ कोई ऐसे प्रेशर के साथ चोटें नहीं लगती हैं उसको कि तुम्हें स्टर्डिफाइड चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रोटेक्टिव नहीं, सीक्रेटरी मोर, सीक्रेटरी भी और एब्जॉर्प्टिव भी। लेकिन जहाँ ज़्यादा सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, वहाँ दोनों काम होते हैं, सीक्रेशन भी एब्जॉर्प्शन भी। जहाँ एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं है, सीक्रेशन ज़्यादा है। सीक्रेशन ज़्यादा है तो तुम्हें एपिथेलियम कैसा चाहिए? कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन सिंपल कॉलमनर ज़रूर चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ऐसा ही होगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होगा, और नीचे लेमिना प्रोप्रिया होगी, और फिर मस्कुलर लेयर होंगे जैसे मैंने आपको दिखाया। लेकिन ऐसा जो आप एपिथेलियम आप देख रहे हैं ना, इस एपिथेलियम में इतनी सीक्रेशन नहीं होगी। तुम्हें यहां कुछ चेंज लानी होगी जिससे इसकी सरफेस एरिया बढ़े। उस सरफेस एरिया बढ़ने के लिए नेचर ने क्या रखा है इंतजाम, कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको ऑर्डर होगा कि सरफेस एरिया बढ़ाओ। इस एपिथेलियम से क्या होगा? फिर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये देखिए क्या करेगी। ये देखो फोल्ड कैसे हो रही है, किस में डूब रही है? लेमिना प्रोप्रिया में। क्या ये अकेली खुद ही जा रही है कि इसके ऊपर एपिथेलियम भी जा रहा है? और फिर जब इससे भी काम न चले ना, और ब्रांचेस करो उसकी, तो आप अंदाजा लगाएं क्या ये धागा है कि फोल्डिंग्स हैं? और ये फोल्डिंग क्या ल्यूमन की तरफ आएगी कि डीपली नीचे वाल में जाएगी? क्योंकि ल्यूमन में आई तो फिर ल्यूमन तो भर जाएगा, और फिर फुट किधर आएगा? तो ये वाल के अंदर जाएगी। और जैसे वाल के अंदर आ गई ना, तो ये वाला टुकड़ा अगर मैं काट के तुम्हें दिखाऊं ना, तो इसका नाम है ग्लैंड। क्या है? किस चीज का बना हुआ है? एपिथेलियम का। बेसमेंट मेम्ब्रेन, उस पे चढ़ा हुआ
अंदर अंदर से एपिथेलियम। कौन सा? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इस अरेंजमेंट का नाम है ग्लैंड। कुछ होते हैं सिंपल ग्लैंड, कुछ होते हैं ब्रांच्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड्स, कुछ लंबे होते हैं तो ट्यूबुलर होते हैं, कुछ बल्जिंग होते हैं तो एसिनार होते हैं, वगैरह वगैरह। मसला ये है कि यहाँ से क्या, अब मुझे बताएं कि सेल्स कम कि बहुत ज़्यादा, सीक्रेशन कम कि ज़्यादा, और ये सीक्रेशन जो होगी वो यहाँ से बहती बहती किस में आएगी? डक्ट में, और डक्ट इसको बहा के कहाँ भेजेगा? ल्यूमन में। किस में? जहाँ फ्लूइड भरा हुआ है। तो ऐसे होगा जैसे जानवर की मिल्क नहीं निकालते हम लोग, ये ऐसे मिल्किंग है। अब इसकी जो अंदर जो सीक्रेशन जमा है वो इसको जोर दे के बाहर कौन निकालेगा? ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर थिन सा मस्कुलर लेयर लगाया था कि नहीं? वो जो मस्कुलर लेयर ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे करेगा जैसे जानवर का दूध निकाल रहे होते हैं, इसको मिल्किंग कहते हैं एक्चुअली। तो ये ऐसे ऐसे जो करेगा तो इस पे क्या आएगा? जोर आएगा, और जोर आएगा तो इसके अंदर जो सीक्रेशन मौजूद होंगी वो बाहर आएंगी। बाहर आएंगी तो बाहर फूड बैठा हुआ है, वो इसके साथ क्या होंगी? मिक्स होंगी। क्या जस्ट मिक्स होंगी कि जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे भी होगा? कौन करेगा? वो सर्कुलर मसल्स ऑफ द वॉल, वो जो बड़े वाले हैं थिक मसल, वो ऐसे ऐसे करेंगे। सिर्फ ऐसे करेंगे कि उसको कायम करके आगे भी बढ़ाएंगे। आगे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे क्या सिर्फ आगे बढ़ेगा कि पीछे भी आने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे उसका इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो टाइटली क्लोज है। तो आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो कहाँ से बढ़ेगा? वो उसकी जो दूसरी ओपनिंग है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाती है तो फूड वहाँ से निकल के क्या स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जाएगा? फिलहाल नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी टाइटली क्लोज बना हुआ है, वो भी बंद, ये भी बंद। तो ये जो बीच में आपका बैग है जो ऐसे कंट्रैक्ट कर रहा है, न फूड को पीछे जाने दे रहा है न फूड को आगे बढ़ाने दे रहा है, तो ये आपका फूड उसमें क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। हालांकि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वो आगे जो डिस्टल एंड है जिसको हम पाइलोरिक एंड कहते हैं, क्या उससे निकल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा पाता है? क्या नहीं। जब नहीं जा पाता तो इस तरीके से धक्का लगता है, फिर वापस आ जाता है। तो क्या प्रोपल्जन होती है कि रेट्रोपल्जन होती है? ये बिल्कुल ऐसे घूमता है जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं घूमते ऐसे। ये खासतौर पे फ्रंट लोडिंग जो आपने देखी होगी उसके अंदर कपड़े ऐसे घूमते, न किसी जगह से पानी बाहर निकलता है तो ऐसे घूमते हैं, घूमते घूमते घूमते। अगर इसमें कोई मिक्स कोई चीज़ डाल दें तो वो पेस्ट हो जाएगी। कपड़े तो पेस्ट नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई दूसरी चीज़ डाल दें तो वो क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा, काइम बन जाएगा। मुझे स्टमक का इतना बड़ा रोल है, ये 2 घंटे तक ऐसे चलता रहेगा। इसका मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ गंदी सी खा लेते हैं हम लोग, या अच्छी सी भी चीज़ खा लेते हैं, तो कितनी देर तक हमारी स्टमक में रहती है और इंटेस्टाइन में नहीं जाती? कम से कम 2-2.5 घंटे रहती है। इसलिए जो लोग उम्मन खुदा न खास्ता, करना तो नहीं चाहिए, घर में कोई जहर पी लेते हैं या इस किस्म की कोई चीज़, तो फ़ौरन उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो उनको कैजुअल्टी लाते हैं हॉस्पिटल। आते ही डॉक्टर उनसे पूछता है कितनी देर हुई है। अगर वो बोले ना कि 15-20 मिनट, डॉक्टर साहब अभी अभी पिया है, ख़ास तौर पे जो घरों में ख़ास मशरूब होता है जो अमूमन इस्तेमाल होता है जहर पीने, ये सबको पता है, फिनाइल। तो ये घर पे ख़ास तो हाँ क्या चीज़, अगर वो बंद कर लेंगे 2 घंटे में तो वो उधर वो फ़ौरन जो है, क्योंकि उनके अटेंडेंस फ़ौरन पहुंचा देते हैं ना उनको। अब ये स्टमक के अंदर क्या हुआ है? स्टमक के अंदर वो उसकी एंड बंद है जहाँ इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो स्टमक में ही है अभी अगर स्टमक में मौजूद है, इंटेस्टाइन में नहीं गया तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड में नहीं आएगा। फौरी तौर पे हम क्या करते हैं? फौरी तौर पे एनजी ट्यूब डाल के, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के स्टमक वॉश कर देते हैं। स्टमक वॉश 3 दफ़ा स्टमक को अगर वॉश कर लिया आपने तो सारा जहर जो उसका बाहर निकल आता है, वो पेशेंट बच जाता है। ये किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ कि स्टमक से खाना फौरी तौर पे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता। हाँ, अगर 2-2.5 घंटे हो गए हैं तो फिर खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर कोई खुदा न खास्ता पी ले तो 2-2.5 घंटे तक अगर अपने आप को बंद कर ले और बाद में पता चल जाए, वो कह रहे हाँ सर बिल्कुल। समझिए। तो अब यहां पर हम देखें तो स्टमक में यहां पर देखिए बेटा, इधर देखें, ठीक है। तो ये डायलेटेड पोर्शन आप यहां पे देख रहे हैं स्टमक में, ये है, ये इसका फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर है। फिर यहां पर ये आप पूरा जो देख रहे हो ये इसका एंड है। तो 2 तो इसकी एंड्स हैं,
दो इसके सरफेसेस हैं, एक जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को फेस करे, एक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को फेस करे, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। दो इसकी एंड्स हैं, एक जो इसोफेगस के साथ कनेक्टेड है, दूसरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ये उसकी जो एंड है जो इसोफेगस की तरफ है, एक्चुअली हार्ट की तरफ है, इसको कार्डियक एंड भी कहते हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ है, इसको हम पाइलोरिक एंड भी कहते हैं। ये इसका कार्डियक ओरिफिस है, सुराख, जो उसको ल्यूमन के साथ कनेक्ट करेगा इसोफेगस के साथ, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ करेगा ड्यूडिनम के साथ। इसको हम कार्डियक ओरिफिस भी कहते हैं। इधर भी एक स्फिंक्टर है लेकिन वो फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर है, इधर भी एक स्फिंक्टर है लेकिन वो एनाटॉमिक स्फिंक्टर है। वो इतना टफ है कि हाथ लगाएंगे ऐसे लगेगा कोई लोहे की चीज अंदर है, इतना थिक मस्कुलेचर होता है। और कौन सा थिक मस्कुलेचर होगा इधर? लॉन्गिट्यूडिनल के सर्कुलर। स्फिंक्टर्स हमेशा सर्कुलर मसल से बनते हैं, जो अंदर वाला होता है, इनर सर्कुलर से। तो ये इनर सर्कुलर मसल इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत ही टफ होगा यहाँ पर, और ये हमेशा टाइटली क्लोज होगा। ये क्या करेगा, जब यहाँ का खाना पेस्ट बन चुका होगा तो ये थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता ओपन होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर थोड़ा खुलेगा, फिर बंद होगा। तो जो पेस्ट बन चुका है वो थोड़े खुलने से लीक होके इधर आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आ गया। क्योंकि ड्यूडिनम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि ये एकदम से हम टोटी खोल लें इसकी और पूरा फ्लूइड जो है इसमें डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। इसलिए ये दरवाज़ा बंद रहता है और आस्ता आस्ता खुलता है। इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये चल के देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये स्टमक का ये पूरा पोर्शन आप यहाँ पे देखें। इसके दो तो सरफेसेस हैं, एक जो फ्रंट से ये फील कर रहे हो और एक बैक से। दो इसकी एंड्स हैं, एक ये एंड है, एक ये एंड है। दो इसकी कर्व्स हैं, कर्वेचर्स। एक ये कर्वेचर है, कौन सा? ये इसका राइट बॉर्डर, ये इसका लेफ्ट बॉर्डर। ये छोटा कर्वेचर है, इसको लेसर कर्वेचर कहते हैं। ये बड़ा कर्वेचर है, इसको ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। अब यहां पर हम देखें कि ये है आपका इसोफेगस। इसोफेगस का ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है। जो लेफ्ट मार्जिन है वो स्टमक के इस लेफ्ट जो राइट मार्जिन है वो इसके स्टमक के राइट बॉर्डर के साथ कंटिन्यूस होगा। और ये जो राइट बॉर्डर है ये चलते 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 आएगा और इसकी एंड पे पहुंच के ये एकदम से एंगल बनाएगा ऐसे। ये तुम्हारा स्टमक यहां खत्म है, ये लास्ट में एंगल बनाएगा। इस एंगल को कहते हैं इंसाइसिव शार्प एंगल। दिस इज कॉल्ड द इंसाइसूरा एंगुलरिस। ये कौन सी? ये इस राइट बॉर्डर की एंड पर एक एंगल बन जाती है, इसको कहते हैं इंसाइसूरा एंगुलरिस। जब आप लेफ्ट पे आते हो तो लेफ्ट पर इस किस्म की एक एंगल, जैसे ये है और एकदम से ये बल्ज करता है तो ये एंगल यहां बनती है और ये बल्ज करके स्टमक को इस तरीके से घेरता है ऐसे। तो ये जो हमारा लेफ्ट बॉर्डर बना, ये कर्व बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और इधर एक और एंगल क्रिएट हो जाती है, इसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। ये समझ गए यहां पर। अब आप इसके पार्ट्स करें 3 स्टमक के। कैसे? कार्डियक नॉच से आप एक इमेजिनरी लाइन ले लें, इस लाइन से ऊपर जो स्टमक का हिस्सा है उसको फंडस कहते हैं। उसके बाद इंसाइसूरा एंगुलरिस जहां बनाई थी वहां से एक इमेजिनरी प्लेन ले लें, इन 2 प्लेन्स के बीच में जो जगह आ जाएगी उसको बोलते हैं बॉडी। और उसके बाद जो हिस्सा आ गया अंटिल द लास्ट पोर्शन, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। तो फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। ये जो पाइलोरिक रीजन है इसके फिर 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका जो बॉडी के साथ कंटिन्यूस है वो बल्जिंग है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम।
और दूसरा हिस्सा जो इंटेस्टिन के साथ कंटिन्यूस होगा वो मोर और लेस कैनेलिकुलर होगा, कैनाल की तरह होगा। इसको हम यहां पे कहते हैं पाइलोरस। तो यहां और यहां इन तीन जगहों पर जो अंदर कैविटी होगी, जो ल्यूमन होगा, वो का कैनेलिकुलर होगा कि कैविटी लाइक होगा? कैविटी लाइक होगा। लेकिन यहां जो कैविटी होगी, यहां का जो अंदर ल्यूमन होगा, वो कैविटी होगी कि मोर कैनेलिकुलर होगा? तो वो मोर कैनेलिकुलर होगा, इसलिए उसको पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप यहां पर देखें, ये हर जगह क्या नजर आ रहा है? कैविटी। इधर भी क्या? कैविटी। लेकिन जैसे आप यहां आए तो इधर कैविटी है कि कैनाल है? कैनाल किस में? पाइलोरिक, पाइलोरस में कैनाल है, तो उसको हम कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। इस जगह पर जब आप जाते हैं, ये पूरा जितना जाते हैं, फूड इधर होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहां पर जो आपको मस्कुलेचर मिलेगा, वैसे मस्कुलेचर क्या होता है? इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। यहां पर इनर मोस्ट ऑब्लिक होता है। इसमें लेयर होते हैं कितने? 3। इनर मोस्ट ऑब्लिक, देन इज द मिडिल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। बाकी जीआईटी के ऑर्गन्स में ये इनर सर्कुलर, इनर ऑब्लिक, इनर मोस्ट ऑब्लिक नहीं होता, होते ही 2 लेयर हैं। इसके अंदर एक और लेयर होता है। तो एक लेयर किस में होगा? क्या पूरे में कि फंडस बॉडी और एंट्रम तक होगा ये मामला? और जैसे आप आओगे उस कैनेलिकुलर पोर्शन में, वहां प्रेशर नहीं है, वहां फिर 2 लेयर। कौन से वाले? इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। हर जगह इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मौजूद है, इधर भी मौजूद है। यहां इनर मोस्ट ऑब्लिक नहीं है, लेकिन यहां जो इनर मोस्ट सर्कुलर, इनर सर्कुलर जो है, बाकी के इनर सर्कुलर से कोई 10 गुना ज्यादा थिक है। शक्ल देखें, क्या वैसे है जैसे सबका है कि इसका 10 गुना ज्यादा थिकर है? और जब थिकर होगा तो कैनाल वैसा ही होगा कि कैनाल और नैरो हो जाएगा, जगह ही नहीं मिलेगी ना उसको। और इस जगह पर जब हाथ पकड़ोगे तो वैसा ही नरम पाओगे कि सख्त होगा यहां पर। और ऐसा सख्त होता है कि हमने तो देखा हुआ है ना कैडेवर का, ऐसा सख्त होता है कि ऐसे लगता है जैसे कोई स्टील का कोई अंदर कोई किसी ने कोई नट वगैरह डाल दिया हो, इतना सख्त होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्या, अगर सख्त है तो मसल है, मसल है तो जाहिर उसमें टोन होगा, टोन होगा तो क्या ये कैनाल को ऐसे खुला रहने देगा कि टोन की वजह से ये बंद ही हो जाएगा कैनाल? और कभी कभी जैसे खुलेगा इस नैरो कैनाल से वो पेस्ट जो है वो लीक हो जाएगी और स्टमक में इंटेस्टाइन में आ जाएगी, थोड़ी सी, फिर बंद, फिर और पेस्ट बनी, थोड़ा सा और लीक, या आस्ता 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 करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजेगा। और 2, 4, 5 घंटों के अंदर देखेंगे स्टमक खाली हो जाएगा, फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी, फिर एक और खाने का टाइम आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड दी, और ये जो स्फिंक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो इस वक्त आप, इसके 3 पार्ट्स हमने यहां पे देखे, ये इंट्रम एंड देन द बॉडी एंड देन द फंडस। तो इनको जब आप यहां पे देखेंगे तो इसका मकसद ये है कि 2 ओपनिंग्स, एक कार्डिक ओरिफिस और दूसरी पाइलोरिक ओरिफिस। कार्डिक ओरिफिस पे मैंने बताया कि एक फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर है, एनाटॉमिक नहीं है। वहां तो एनाटॉमिक 10 गुना ज्यादा सख्त है, यहां पर ये मौजूद है। इसके अंदर ये पाइलोरिक कैनाल, ये सारी चीजें यहां पर हम देख सकते हैं। तो 2 ओपनिंग्स यहां पर हमने देखी, 2 कर्वेचर्स आपने देखे। ये दिस कर्वेचर के एंड पे है इंसाइसुरा एंगुलरिस और इसके बिगिनिंग पर है कार्डिक नॉच। और ये जो आप लेसर और ग्रेटर कर्वेचर आप यहां पे देख रहे हो, और इसके मस्कुलेचर का मामला आपने देख लिया, उसके सरफेसेस वगैरह आपने ये देख लिए। अब ब्लड सप्लाई ये तो मैं आपको एक साथ ही कराऊंगा, साथ में इसकी वीनस ड्रेनेज ये भी आप करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको करने को मिलेंगी, और नर्व सप्लाई वगैरह। अब यहाँ पर हम देखें कि एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझें आप। ये जो बार बार आप कहते हैं ना पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जिसकी बात करते हैं आप, इसको थोड़ा सा समझें कि ये है क्या चीज़। अब देखिए यहां कि अगर पूरा हम इसे बॉडी को ऐसे बना लें, इसको थोड़ा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम डायफ्राम ऐसे कर रहे थे, ये बॉडी है हमारी, ये हमने सजेटेड सेक्शन काटा है लेफ्ट एंड राइट, ये इंटीरियर है और ये हमारा बैक है।
अब ये जो चीज पहली पहली है ये क्या होगी? स्किन। उसके बाद जो अगली चीज होगी ये होगी सुपरफिशियल फेशा का फैटी लेयर, अब मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है। एक सैंडविच तो ये हो गया, ये पिबिक सिम्फिसिस है। अब ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। और ऐसे ही पीछे भी होंगे 3, ठीक है। पीछे सार्टोरियस नहीं, सॉस, लेट्समस डॉर्सी वगैरह। उसके बाद फिर आएंगे आपके 3 और लेयर, ठीक है। फेशा, इधर आए तो फेशा इलियका, यहां आए तो सॉस फेशा, इधर आए तो डायफ्रामेटिक फेशा, अलग अलग नाम है, जो भी आप देना चाहें, जो जो चीज आ जाए। और फिर आएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट, इधर होगा ज्यादा, और अब आएगा पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। और यहां होगा फ्लूइड। अब मसला यह है कि ये कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है, हमें तो ऐसे लग रहा है कि इसमें पानी होता है बस, और तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। अब वो किधर से आ गए? सारे जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं डेवलप इधर होते हैं। जैसे किडनी, किडनी डेवलप यहां होती है पेल्विस में, यहां से असेंड करती है और आज यहां बैठी हुई है, बैठी रहे, ठीक है, लेकिन है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में, पेरिटोनियम के पीछे। टेस्टिस डेवलप होते हैं इधर, यहां से डिसेंड करते हैं ऐसे ऐसे, और यहां आके ऐसे आके खड़े हो गए। ये कल हमने देखा, ये डिसेंड ऑफ टेस्टिस है। ये थोड़े ही कुछ सिर्फ यही डेवलप होते हैं, पूरी जीआईटी भी इधर ही है। डेवलप कहां होती है? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में, बिहाइंड, यहां। इनको मैं मिटा रहा हूं। ये तुम्हारा जीआईटी सारा का सारा इधर है, यानी समझ लो कि दीवार पे है, जिसमें तुम्हारी किडनियां दीवार पे ऐसे फ्रेम की तरह टंगी हुई हैं वहां पर। अब जीआईटी है 20 फीट लंबा, इंटेस्टिन का, लार्ज इंटेस्टिन का पोर्शन 20 फीट लंबा, ऐसा ही 2-2.5 फीट का स्टमक, इतना बड़ा बैग तो फला ये, और लार्ज इंटेस्टिन देखो 3-4 फीट के, वो अलग, वो इतने बड़े, उसमें ग्लैंड विलेंड। ये इसी दीवार पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल इतनी बड़ी थोड़ी है कि आप ऐसे समझ सके ये सारी चीज़ें। इनको क्या करना है, जैसे क्लास है, ये कैविटी है। अब मैं आपको कहूँ कि ये सारे दीवार पे सज जाओ, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा। आप ऐसे कितने, आप लोग 200 लोग ऐसे किसी दीवारों पे मैं सजा दूंगा इनको? मैं इनको बोलूँगा नीचे आओ, आगे आओ और फैल जाओ कैविटी में। समझना इसको, जब आप फैल जाएंगे कैविटी में तो ये एक ट्यूब है, एक स्मॉल ट्यूब है, इंटेस्टिन है, चलो ये इसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं? ये जब इसमें आ जाएगा, ये देखो कैसे आ रहा है, तो क्या फाड़ के आएगा इसको? फाड़ के नहीं आएगा, पेरिटोनियम को साथ लेके आएगा। कैसे? जैसे ये तुम्हारे, इसको समझना आप, जैसे ये पूरा तुम्हारा रूम है, ये वाल है तुम्हारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, वाल है एंटीरियर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की। इसके यहाँ पर मैं अंदर अंदर से एक जाली जैसा एक जैसे जैसे दुपट्टे का कपड़ा होता है ना, जैसे फून का या इस किस्म का, तो आप यहाँ पे लगा दें अंदर अंदर से। ये लास्ट है, ये पेरिटोनियम है। इस कपड़े के बाहर एक जीआईटी का आर्गन बैठा है जो इस कैविटी में आना चाहता है। जैसे मैं हूं, मेरे आगे से क्या गुजर गया है? वो कपड़ा। मैं चाहता हूं कि मैं उस कुर्सी पे आके बैठूं, तो कपड़े को साथ लेके आऊं। मैं जैसे आऊंगा ऐसे, तो मैं क्या करूंगा? कपड़े को अपने साथ लेके आऊंगा। मैं कपड़े को ऐसे साथ लेके आऊंगा तो ये भी ऐसा ही करेगा। अब ये जो आर्गन है जो कपड़े को अपने साथ लेके आ रहा है, किस कपड़े को? पेरिटोनियम को। कौन से वाले को? पैराइटल को। तो ये वाला गोल करके मैं इस आर्गन को यहां ला रहा हूं। यहां जब लाऊंगा मैं इसको, तो इसने अपने साथ लेकर आएगा। ये मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, ये कोई एक थोड़ी होगा। ये पूरा का पूरा 20 फीट का ट्यूब आगे आ रहा है, फिर वो कॉइलिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये ऐसा किया, किसी और ने यहां से उठ के ये ऐसा किया, ऐसा यहां से भी हुआ, ये। तो ये आपस में टकराएंगे भी तो सही ना,
लेकिन टकराएंगे तो ये फिजिकली एक दूसरे से टकराएंगे कि इनके ऊपर चढ़ा हुआ पेरिटोनियम एक दूसरे को टकराएगा। तो ये जो अंदर स्पेस आपने देखी थी इसमें फ्लूइड भरा था, क्या अब स्पेस बहुत ज्यादा है, क्या बहुत ही थोड़ी सी स्पेस रह गई है, बस उसमें पानी भरा हुआ है, बस इस पानी का नाम है पेरिटोनियल फ्लूइड। अब ये जो चढ़ा हुआ है इस वक्त वाल पे, ये है पैराइटल पेरिटोनियम, और ये जो इस वक्त ये आ रहा है, ये क्या ये पेरिटोनियम नहीं है क्या? ये भी पेरिटोनियम है। और जो विसरा को सराउंड कर रहा है, क्या ये पेरिटोनियम नहीं है क्या? ये विसरल है, वो पैराइटल है, और इन दोनों को जोड़ने वाले सिंगल लेयर है कि डबल लेयर? इसका नाम है मीजेंट्री। क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं मीजेंट्री, इसको मीजेंट्री कहते हैं। अब ये जो आपके जीआईटी के आर्गन्स हैं, जब ये मूव करते हैं तो ये क्या फ्रीली मूव करते हैं या ऐसे बैठ जाते हैं कि इनको पीछे से ये दो लेयर बांध के रखते हैं? ठीक है ना, ये दो लेयर, तो ये दो लेयर जो बांध के रखते हैं, कहां से? फ्रंट से कि बैक से? क्योंकि आई बैक से हैं, तो इसको हम कहते हैं मीजेंट्री। और ये मीजेंट्री का जो दो लेयर ऐसे हैं, तो ये दो लेयर के बीच में जो ये जगह है, इसका मुंह किस तरफ है? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट की तरफ। और उधर कौन कौन बैठा हुआ है? एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, तो ये लिम्फेटिक्स, तो ये फला फला, तो ये सारी चीजें इसके दो लेयर्स के बीच में पहुंच के विसरा तक आ सकती हैं कि नहीं? ब्लड वेसल्स ऐसे आती हैं। ब्लड वेसल्स क्या पानी में डूब डूब के आती हैं क्या? नहीं, उनके रास्ते ये हैं, ये गलियां हैं इसकी। कौन सी? वो दो लेयर्स के बीच में जो है। तो ये मीजेंट्री में जब हाथ पकड़ोगे तो ये पेरिटोनियम के दो लेयर होते हैं कि नहीं? क्या ऐसे ही होते हैं कि इसके बीच में न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स होते हैं? समझ के, इसी को बोलते हैं पेरिटोनियम। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि ये मेरा फ्लूइड है, तो क्या फ्लूइड मेरे पैराइटल पेरिटोनियम को टच कर रहा है कि नहीं? तो क्या पेरिटोनियम खुद एपिथेलियम नहीं है क्या? एपिथेलियम। और अगर ये विसरल पेरिटोनियम को टच कर रहा है तो ये भी एपिथेलियम है। माने मैं जीआईटी को जब ये ऐसे करता हूं और मैंने आपको इस तरीके से दिखाया लाइक दिस, मुख्तलिफ लेयर, जो सबसे अंदर वाला लेयर है ये किसको टच कर रहा है? फूड को, एपिथेलियम। और ये जो बाहर वाला लेयर है जिसको मैंने बताया कि विसरल पेरिटोनियम, ये भी एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि ये बाहर से किसको टच कर रहा है? फ्लूइड को टच कर रहा है, ये भी एपिथेलियम। अंदर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, बाहर तो इतना थिन कि सिंपल स्क्वामस, कायनात का सबसे थिनेस्ट एपिथेलियम सिंपल स्क्वामस। क्योंकि इससे ज्यादा थिन क्या कर सकते हो? इससे ज्यादा थिन तो ये है कि न करो फिर, क्योंकि इससे ज्यादा कोई थिन टिश्यू हो सकता है क्या? जिसको आप चिपक के उसके ऊपर रोड रोलर घुमाओ, इतना थिन कर दो, तो इससे ज्यादा थिन क्या करोगे? एक तो सिंपल किया और ऊपर से थिन किया इतना, इस थिन से ज्यादा थिन क्या कर सकते हो? इससे थिन से ज्यादा तो ये कर सकते हो तो गायब ही कर दो उसको, बस ना हो कुछ। तो इसका मकसद ये है कि ये आपको एपिथेलियम नजर है, ये आपका पेरिटोनियम है। इसका मकसद है कि कोई भी जीआईटी का आर्गन विदाउट पेरिटोनियम होगा ही नहीं, विसरल पेरिटोनियम होगा उसके ऊपर, और सबकी मीजेंट्री होगी। और मीजेंट्री किस तरफ होगी? उसकी बिहाइंड होगी, पीछे की तरफ होगी। इसको चल के देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टीन एंड द लार्ज इंटेस्टीन। स्टमक से आगे बढ़ेंगे और हम स्मॉल इंटेस्टीन में जाएंगे, और उसी से आगे बढ़ के लार्ज इंटेस्टीन में। वाल सबकी एक जैसी होगी, वही एपिथेलियम, म्यूकोजा, इनर मस्कुलर, सब म्यूकोजा, आउटर मस्कुलर लेयर जिसमें इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडल, और आखिर में पेरिटोनियम। कौन सा? विसरल पेरिटोनियम। ये वाल सबकी एक जैसी होगी, स्मॉल की भी ऐसी होगी, लार्ज की भी ऐसी होगी, सिर्फ मॉडिफिकेशंस होंगे जहां जहां जैसी जरूरत उस किस्म का वाल का स्ट्रक्चर। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।